अंदर टॉपिक आता है वो आता है कि भैया केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस में फर्क क्या होता है। तो हम ये 9th में 6th में 7th में 8th में पढ़ते आते हैं कि केमिकल प्रोसेस वो होते हैं जो क्या कहते हैं वापस रिवर्स नहीं होते, और फिजिकल प्रोसेस वो होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। या ये कह लीजिए कि 10th क्लास में ये आंसर आपका नहीं चलेगा। फिजिकल प्रोसेस माना कि वो होते हैं जिन्हें आप रिवर्स कर सकते हो, पर केमिकल प्रोसेस भी ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं। तो डेफिनेशन ये नहीं बनती। तो डेफिनेशन क्या बनती है सर? असल में 9th क्लास में आपने शायद एक चीज पढ़ी होगी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपको याद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई थी, कहां पर आके सारी बात अटकी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर? तो वो बातें अटकी थी कहां पर? वो बातें अटकी थी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आकर। यानी कि जो एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के मेजर पार्ट या मेजर प्रॉपर्टीज में रोल प्ले करते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एटम की, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स एटम यूज करता है, इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसका जो एक्सचेंज होता है, इसका जो शेयरिंग होती है, ऐसा कुछ भी होता है, वो केमिकल प्रोसेस कहलाता है। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इट इज बेसिकली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब भी इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, शेयर होते हैं या ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, तो क्या बनता है? तो बनता है बच्चों एक चीज का नाम होता है बॉन्ड। क्या बनता है? बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं, सिंपल बॉन्ड। तो हम क्या बोलेंगे कि केमिकल प्रोसेस आर दोज इन विच आइदर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। लिखेंगे आप लोग, केमिकल प्रोसेस आर दोज। अच्छा, मैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस में फर्क बताऊंगा, हालांकि कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, सिर्फ बोलने का फर्क है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या लिखना है? केमिकल प्रोसेस आर दोज इन विच आइदर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन और न्यू bonds are formed, or both take place, तो या तो पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे या नए बॉन्ड बनेंगे या दोनों ही काम होंगे। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों हम लोग केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, बात समझाने की कोशिश करता हूं मैं तुम लोगों को, टेंशन मत लो। अच्छा, बात समझाने से पहले एक बात और कि केमिकल प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। केमिकल प्रोसेस में आल्सो भी डिफाइंड एज इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो। मे आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच क्या बनता है? इन विच नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। और उस सब्सटेंस की खास बात क्या होगी? इन विच न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म फ्रॉम वेयर यू हैव दोज हर्ष, जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? ओके, इट्स ओके। बट एक्चुअली क्या कि आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनेगा। ऐसे सब्सटेंस को बनने को, ऐसी चीजों के बनने को हम बोलते हैं क्या? केमिकल प्रोसेस। अब मैंने कहा कि इसमें ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा, मैंने क्लास में इसका एग्जांपल लिया था कि आपके पास एक कंपाउंड है, मान लीजिए NaOH, इसकी रिएक्शन कराइए कंपाउंड के साथ, मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हमें मिलता है NaCl और हमें मिलता है H2O। तो यहां हुआ क्या? यहां पर पुराने बॉन्ड टूटे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और नए बॉन्ड बन रहे हैं, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। तो इन विच आइदर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन और न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, जिसमें पुराने बॉन्ड टूटेंगे या नए बॉन्ड बनेंगे और नए सब्सटेंसेस बनेंगे। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
और ये बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है बेसिक हम आगे बात करेंगे। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। और इनसे मिल रहा है क्या हमें, सोडियम क्लोराइड। ये एक नई प्रॉपर्टी है, एक न्यूट्रल कंपाउंड मिला और साथ में हमें वाटर मिला, तो हमें नए सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टी। अच्छा, नए सब्सटेंस का मतलब ये नहीं कि जो दुनिया में पहले से नहीं थे, वो बात नहीं कर रहे। जो रिएक्टेंट हैं, जिनसे चीजें हो रही हैं, जो ये दो सब्सटेंस थे, इनको छोड़कर ये नए सब्सटेंस बन गए। यानी कि अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज और इन दोनों की प्रॉपर्टीज, जो रिएक्ट करे उनकी प्रॉपर्टीज और जो नया प्रोडक्ट बना उनकी प्रॉपर्टीज, जो नया सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या बच्चों, ये कहलाता है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन में सर डिफरेंस क्या हुआ? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस हम क्या कहते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली द केमिकल प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन जहां समझ में ना आए आप लोग मुझे बताते रहेंगे। द केमिकल रिएक्शन इज द chemical process in which reactants, ये बताऊंगा क्या होते हैं। reactants react to form new substances with new properties या विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। न्यू से मतलब यहां पर हम डिफरेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं न्यू की जगह। डिफरेंट प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, और इन्हें क्या बोलेंगे? आर फॉर्म एंड आर नोन एज, हाँ जी जो स्टूडेंट्स न्यू है उनके लिए पूछ रहा हूं, एंड आर नोन एज एनीवन and are known as, जो शॉपिक्स बैच वाइज प्रोडक्ट, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन में दो चीजें मेनली हो गई। एक हो गया हमारे पास रिएक्टेंट और दूसरे हो गए हमारे पास प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट हो गए और दूसरे प्रोडक्ट। ठीक है, यादव जी रिएक्शन को ही दोबारा लिखें तो सर व्हाट वाज एग्जाम्पल? NaOH प्लस HCl। एक तो थोड़ा सा नोटपैड पे काम कर, आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं भी टेक्नोलॉजी से भी रूबरू हुआ हूँ और आप लोग भी पहली बार ही शायद इट्स योर फर्स्ट ईयर में भी यू आर लर्निंग ऑनलाइन लाइक दिस टाइम सिनेरियो ऐसा चल रहा है। सो आई होप यू विल कोऑपरेट विद मी। ठीक है, विद HCl। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर देखो भाई मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ, नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ समहाउ डॉक्टर बनने का शौक था तो डॉक्टर बनने वाली केवल एक ही कैपेबिलिटी ले पाया। डॉक्टरों की एक ही कैपेबिलिटी ज्यादा बढ़िया लगी मुझे। कौन सी वाली? कीड़े मकोड़े मार देते हैं, बस दवाइयों का नाम केवल उनके खुद का ही जो बेचारा केमिस्ट होता है वो पढ़ पाता है, वरना कोई और नहीं पढ़ पाता है ना। तो घर वाले चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, तो डॉक्टर तो नहीं बन पाया, पर उनकी ये वाली प्रॉपर्टी दिमाग में आ गई। एनी हाउ, तो ये कहलाता है क्या? केमिकल प्रोसेस। अब इसमें ये जो दो पार्ट हो गए, ये दो पार्ट क्या कहलाएंगे? ये दो पार्ट कहलाएंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आर दोज विच आर रिएक्टिंग, जो रिएक्ट कर रहे हैं। और ये दो पार्ट कहलाएंगे क्या? ये दो पार्ट कहलाएंगे प्रोडक्ट। अच्छा सर क्या हमेशा दो ही होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। रिएक्टेंट एक हो सकता है, प्रोडक्ट दो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने क्या करा, आपने 2HCl लिया। सर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड इज वाटर। यस, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड तो नहीं बोलते, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बोल देते हैं, पर हाँ आप हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड ही बोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, हालांकि बोलते नहीं है, ट्रेंड में नहीं है, बट यस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए HCl की जगह अब मान लो हमने लिया, मान लो कोई कंपाउंड MgCl2, और MgCl2 को हमने ब्रेक करा। हमने MgCl2 को ब्रेक करा तो हमें क्या मिला? 2Mg मिले प्लस 2Cl2 मिले। तो क्या हुआ? एक ही कंपाउंड से दो बन गए, एक ही कंपाउंड से दो बन गए। ठीक है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन जाए, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन जाए।
तो 1 से 2, 2 से 2, 2 से 1, 1 से डिपेंड अपॉन द रिएक्शन व्हिच रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, आइदर इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आइदर इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन और व्हाटसोएवर, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो एग्जांपल्स हैं किसके, ये सब एग्जांपल्स हो गए जो मैं अब रेड पेन से सर्कल कर रहा हूँ, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये सारे रिएक्टेंट साइड हो गई, और ये वाले जो मान लीजिए मैं अब पर्पल पेन से कर रहा हूँ या मजेंटा जो भी कलर आप बोलते हो, ये प्रोडक्ट साइड हो गए। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे पहचानेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, एरो से पहचानते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। ठीक है, अब अगला वर्ड आता है बच्चों हमारे पास केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग आती है, तो हमने पढ़ा केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन, ऑलमोस्ट सेम बात है, हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन। अब हमें क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। चलिए मैं दोबारा से आपको एक बात बताता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं, सेम ऊपर वाली रिएक्शन का ही एग्जांपल लेकर चलूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वो रिएक्शन आपको याद हो रही है तो मैं समझा सकता हूं उसको आसानी से। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड react with hydrochloric acid, they react to give sodium chloride and water। बच्चों ये क्या है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने केमिकल प्रोसेस लिखा, इसको आप केमिकल प्रोसेस बोलोगे। ठीक है सर, ये हुआ, क्या हुआ है मैं दोबारा लिखता हूं, क्या हुआ है मैं दोबारा लिखता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एरो लगा के बोलेंगे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो मैंने एक केमिकल प्रोसेस लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने जो पुराने बच्चे हैं उनको भी बताया था, और जो नए आज पहली बार पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन लेक्चर और पहला लेक्चर है तो उनको भी बता रहा हूँ। आपके 9th क्लास में आपको एक लिस्ट लिखवाई गई थी, ज्यादा किस चीज की लिस्ट थी, मैंने बताया था एक लिस्ट है जो आपको लर्न करनी है, दैट इज अ लिस्ट ऑफ आयंस। जितना जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है। हालांकि मैंने कहा था मैं आपको समझाऊंगा आयंस कैसे बनते हैं और कहां से आते हैं और क्या क्या उनके नाम होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर होता है, बट वो थोड़ा बात की बात है। अभी काम को आसान करने के लिए आपको वो लिस्ट याद करनी है भैया, अपनी 9th क्लास वाली आयंस की लिस्ट जो आपके पास आपकी अकेडमी में हमने जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे उनमें होगी। अदरवाइज आप एनसीईआरटी से फॉलो कर सकते हैं या आप उसे आप अलग से ले सकते हैं, बट वो लिस्ट आपको जितनी जल्दी याद हो जाएगी उतना जल्दी कंपाउंड्स बनाना, उनके नाम लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने ये 2 बार लिखा, दोनों में फर्क क्या है। पहले जब मैंने इसे लिखा तो ये एक स्टेटमेंट था, जब मैंने यहां ये लिखा था तो ये एक स्टेटमेंट थी। फिर मैंने क्या करा, इस स्टेटमेंट को थोड़ा शॉर्ट करके केमिकल इक्वेशन लिखा। लेकिन केमिकल इक्वेशन यह एक प्रोसेस था, ठीक है प्रोसेस तो है ही, पर उसको मैंने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा, उसको मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा। जैसे मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, ठीक है, मैंने बोला अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे थप्पड़ मारूंगा, है ना। और मान लो मैं तुम्हें कहूं ऐसे करने लग जाऊं, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही पता चल गया तुम्हें तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हें अपने आप ही पता चल गया तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ना। और ये बात समझ जो मैं कहना चाह रहा हूं, यस, हंसने वाली बात नहीं है पर ये हकीकत वाली बात है, इसलिए ध्यान रखना, मतलब पंगे मत लेना, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। अब इस स्टेटमेंट में हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कहता हूं मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, तो मैंने जो तुम्हें सिर्फ थप्पड़ दिखाया तो मुझसे समझ गया हाँ जी हमारी पिटाई होने वाली है। हमने क्या करा, हमने इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। सो पहला वाला तरीका, दूसरा वाला तरीका, तीसरा वाला तरीका, तीसरा इज वेरी इजी। So this is what we call chemical equation. It is represented in the form of symbols. When a chemical process is represented in the form of symbols, identification. ऐसे करना मतलब थप्पड़ मारना है ना। या मान लीजिए आपने होते हैं, या डॉक्टर्स का साइन होगा वो भी क्रॉस ही बना होता है, या क्रिश्चियंस का साइन देखा होगा लंबा वाला क्रॉस होता है। तो ये क्या है, इंडिकेशन है, ये सिंबल्स हमारा काम आसान कर देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन की जब आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे केमिकल इक्वेशन इज, इट इज द representation of chemical reaction in the form of symbols, in the form of symbols, ठीक है ना। तो सिंबल्स की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो हमारा एग्जांपल क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अब ये ऊपर का सेकंड और थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल
ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ये जो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है, हमने जब ये लिखा कि भाई NaCl रिएक्ट कर रहा है या MgO2 बन रहा है, Mg प्लस O2 मिलके MgO2 बन रहा है, मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी Mg प्लस O2 gives MgO2, तो इससे हमें अभी भी वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही जो हमें रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल भाई मान लो मैंने तुमसे कहा कि रिएक्शन हो रही है, अब इस रिएक्शन को करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या हीट चाहिए नहीं चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा? या रिएक्शन करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, किसी को मालूम है? जो पुराने बच्चे हैं वो ना बताएं, पहले नए बच्चे ट्राई करें। हाँ जी, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सर MgO चाहिए? नहीं, MgO तो नहीं चाहिए। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ MgO बनेगा, ओके ओके, सॉरी वो भावनाओं में बह के वो लिख दिया। तो रिएक्शन को करने के लिए जो आपको चीज चाहिए वो क्या चाहिए? रिएक्टेंट तो चाहिए, सिंबल्स नहीं चाहिए, रिएक्टेंट तो चाहिए। रिएक्टेंट चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेगा। इसके अलावा पूछो, जो सामने लिखा हुआ है इसके अलावा नहीं, प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लक्ष्य प्रोडक्ट तो बनेगा। फेवरेबल कंडीशन चाहिए, अच्छा एनर्जी चाहिए, यस यू कैन से एनर्जी चाहिए। और कुछ? एनर्जी इज द आंसर, एनर्जी कैन बी वन ऑफ द आंसर। इसके अलावा और क्या चाहिए? अच्छा मान लो मैं तुमसे एग्जांपल पूछता हूँ, मान लो तुम्हारे स्कूल में कोई तुम्हारी लड़ाई हो जाए, भगवान ना करे, लड़ाई करना बुरी बात है वैसे तो, पर तुम्हारे स्कूल में कोई लड़ाई हो जाए तुम्हारी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम दीवान की बात करते हैं, दीवान पब्लिक स्कूल है या मेरे पब्लिक स्कूल है या MPGS है, आजकल तो MPGS में सुनने में आ रहा लड़ाइयां हो रही है बहुत, ठीक है, खतरनाक हो रहे हैं बच्चे वहां की भी। अब मान लो तुम्हें लड़ाई करनी है, भगवान ना करे तुम्हारे दोस्त से लड़ाई होगी, तुम्हें लड़ाई करनी है, अभी मैंने भी पहले ही बोल दिया है, चलो फिर कोई बात नहीं, और जब तुम्हें लड़ाई करनी है तो लड़ाई कहाँ करोगे? स्कूल में तो करने नहीं देगा टीचर, है ना? मान लो गौरव सर आ गए, जैसे मेरा नाम लोगों ने गब्बर रखा हुआ था, गब्बर आ गया बाबू 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 ऐसे बोलते थे, है ना? तो स्कूल में तो लड़ने नहीं दूंगा, तो फिर क्या करोगे? फिर तुम लोगों ने क्या कर रखा होता है, जगह बना रखी होती है, पता नहीं जगह बना रखी होती है। कौन सी जगह सर? वो जो तिराहे वाली जगह है सर, या वो जो पीछे चाय की दुकान है उसके पीछे खाली जगह है, ऐसा जगह है ना, तो सर वहां पे लड़ेंगे। दैट मींस यू रिक्वायर अ मीडियम, यू रिक्वायर अ जगह। So the major requirement for any reaction is medium. आपको मीडियम चाहिए होता है। जैसे हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं नहीं होती हैं, मीडियम है जहां कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कौन सा है? यस तो है, पर है कौन सा? ओके, उसने कहा भाई ब्लड लक्ष्य ने कहा HCl। सर मेरी बॉडी में तो जहर फैला है, एसिड फैला है, एसिड, मैं तो एसिड में रहता हूँ। ब्लड लंग्स नहीं, हमारी बॉडी में जो मीडियम होता है, बल्कि ब्लड के अंदर भी जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है वो कहां से होती है? लक्ष्य आज की बात किसी और को मत बोलिए, वो बॉडी में HCl हो रहा है, मतलब कतई जहर हो रहा है, तो वो हो रहा है क्या? वो हो रहा है वाटर। वाटर इज अ यूनिवर्सल मीडियम। 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। सुनते डॉक्टर बोलते हैं 70% पानी है, बताओ। और लोग मान लो किसी को कहते हैं मोटा है, मैंने बताया था, मान लो किसी का वेट जैसे मान लो 100 किलो है, तो बेचारे का वेट 100 किलो थोड़ी, 70% तो वाटर है, उसको निकालो, उसे अलग करो। 30 किलो का बंदा सारा होता है। ऐसे मेरे घर वाले मुझे कहते रहते हैं तू इतना भारी हो रहा है, इतना भारी हो रहा है, 80 किलो तेरा वजन हो रहा है। मैंने कहा 80 किलो कहां से हो रहा है? 56 किलो तो पानी है, 56 तो पानी है, ले लो पानी वापस। मेन मुद्दा तो बाकी का है ना? तो हमें खैर क्या चाहिए होता है? 70% वाटर चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। तो मीडियम में जनरली दो होते हैं बच्चों, रिएक्शन करने के लिए जनरली दो मीडियम में रिएक्शन काम करते हैं, या तो कोई लिक्विड मीडियम हो, जैसे लक्ष्य का HCl है ना, या तो कोई लिक्विड मीडियम हो, या फिर कोई गैसियस मीडियम हो। सॉलिड मीडियम में रिएक्शन नहीं होती, या बहुत रेयरली कोई होती है, तो बात की बात है। तुम्हारे लिए तो मान के चलो कि कोई एक चीज तो आपको लिक्विड चाहिए और कोई एक चीज, या फिर कम से कम आपको गैस, या फिर दोनों में से दोनों की दोनों लिक्विड में या दोनों गैस में। मैं समझाऊंगा अभी कहने का मतलब क्या है, मैं भी समझाऊंगा। अब जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि जो मैग्नीशियम है ये सॉलिड है, पहली बात तो पता कैसे चलेगा ये सॉलिड है? पहली बात तो ये पता कैसे चलेगा ये सॉलिड है? सस्ता लगा दोगे? हाँ लगाएंगे अभी। और O2 से हमें पता है ऑक्सीजन गैस होती है, अब तो टीवी में भी आगे ऑक्सीजन गैस होती है, सांस लेने के लिए जरूरी होती है आजकल, है ना, ऑक्सीजन गैस। आजकल लोग कह रहे हैं पीपल लगाओ, पीपल का पेड़ लगाओ तभी ऑक्सीजन आएगी। पुराने जमाने में लोग पीपल का पेड़ लगाते थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती थी। अब उन्हें कौन समझाया कि भाई ऑक्सीजन की कमी सबको नहीं हो रही है, ऑक्सीजन हवा में है। हालांकि पीपल के पेड़ लगाने चाहिए, ऑक्सीजन हवा में है, लेकिन जिनके फेफड़ों में नहीं जा रही है, जिनके लंग्स में नहीं जा रही है, उन्हें जबरदस्ती देनी पड़ रही है, ठीक है ना। वो पीपल का पेड़ आके थोड़ी जगह ले भाई ऑक्सीजन ले ले, या तुम उसकी पत्ती के नीचे उसकी पेड़ के नीचे बैठ जाओगे, मुंह खोलोगे और हवा आ जाएगी अंदर और प्रेशर 4.1 4.2 पहुंच जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो आजकल व्हाट्सएप का ज्ञान बहुत तगड़ा चल रहा है, बहुत सारे व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले, ट्विटर वाले और कौन कौन से वाले, इंस्टा वाले, आजकल नई क्लासरूम चलिए इंस्टा, तो अलग ही ज्ञान बांट रहे हैं, है ना। उस ज्ञान पे मत जाना, अपनी अकल लड़ाना। खैर, तो आपको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए होता है। अब किसी भी रिएक्शन में या तो सॉलिड मीडियम होगा, या लिक्विड मीडियम होगा, या गैस मीडियम होगा, या कुछ भी होगा, या कोई भी रिएक्टेंट सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, एनर्जी कहां से आ रही है, कहां जा रही है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसे पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसे सर एक क्वेश्चन, पीपल का ट्री रात को ऑक्सीजन कैसे देता है,
अब देखो कृष्णा ठाकुर ने क्वेश्चन पूछा है। अब मैं क्या बोलूं कृष्णा ठाकुर तुम्हें, तुमने लाइफ प्रोसेस पूरा पढ़ लिया है भाई, तुम्हें पूरा न्यूट्रिशन पढ़ा दिया, पूरा रेस्पिरेशन पढ़ा दिया। अब रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद अगर तुम ये बात कह रहे हो कि पीपल का ब्लड रात को ऑक्सीजन कैसे देता है या लेता है, तो भाई कैसे करें बताओ। हमने क्या पढ़ा था, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द O2 इज रिलीज मोर एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द CO2 इज रिलीज मोर। अब वो रात हो या दिन हो, किसी भी पेड़ में जब फोटोसिंथेसिस, ऑफ कोर्स दिन में ज्यादा होती है फोटोसिंथेसिस, तो हम क्यों कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते, रात को वो भी सो रहे होते हैं। और रात को जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते तो वो क्या रिलीज कर रहे होते हैं, वो CO2 रिलीज कर रहे होते हैं, आम लिविंग बींग्स की तरह, है ना, सभी लिविंग बींग्स की तरह रेस्पिरेशन के थ्रू। तो भाई इसीलिए वो रात को नहीं देते हैं। और इसीलिए क्या होता है, सुनो एक मजे की बात बताता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया वाली बात बताता हूँ। ऐसा कहते हैं ना कि पीपल के पेड़ के नीचे सो जाओ तो भूत आ जाते हैं, कई बार सुना होगा, बरगद के नीचे, पीपल के नीचे रात को सोने से भूत आ जाते हैं। तो ये भूत साइंटिफिकली कहाँ से आया, असल में होता क्या है, बुजुर्ग लोग जो होते थे जब वो रात को पेड़ के नीचे सोते थे, हाँ वहां पर हवा थोड़ी सी कम हो गई, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, क्योंकि वो तो क्या कर रहे हैं, जो पेड़ है वो क्या कर रहे हैं, वो CO2 रिलीज कर रहे हैं ज्यादा। तो नेचर में, एनवायरमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब CO2 की खास बात क्या है, आपके ब्रेन पे डायरेक्ट अटैक करती है। इसीलिए मैंने कल परसों जब तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि सॉफ्ट ड्रिंक आपके ब्रेन पे अटैक करती है। कैसे, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या है, H2O प्लस CO2 प्लस फ्लेवर्स और प्लस कुछ हानिकारक कंपाउंड्स, जिनके बारे में भी बात नहीं करती। तो ये जो CO2 होती है ना, ये आपके ब्रेन पर अटैक करती है। आपको या तो हेलुसिनेशन हो जाएगा ज्यादा लेने से, या नींद आ जाएगी, स्लीपी हो जाओगे, तभी उबासियां आती है ना, जब CO2 बढ़ जाती है तो आप स्लीपी हो जाते हो। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम के चैप्टर में पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में। तो जो ये CO2 होती है आपके ब्रेन पे इफेक्ट करती है, तो आप उल्टी सीधी हरकतें करते हो, कर सकता है भूत आ गया, भूत आ गया, समझ लो। तो इसीलिए कई बार लोग इसको, जो हमारे असल में बड़े बुजुर्ग थे वो आप असल में क्या है, अभी आपको ये कहा जाएगा, जैसे बचपन में मम्मी कहती थी बेटा खाना खा ले नहीं तो डॉगी आ जाएगा, खाना खा ले नहीं तो बाबा आ जाएगा। अब कभी बाबा तो आता नहीं है दुनिया में, लेकिन क्यों कहा उन्होंने, डॉगी आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, है ना, गौरव सर आ जाएंगे। आजकल माँ बाप क्या कहते हैं, पढ़ ले नहीं तो गौरव सर आ जाएंगे। क्यों कहते हैं, डराने के लिए, ताकि काम कर ले। इसी कोई लॉजिक नहीं है, पर उन्हें काम करवाना है। ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, रात को सोने से भूत आ जाएंगे, ताकि वो बंदा जो है वहां ना सोए, वरना तुम मानोगे तो हो नहीं और उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मजे लो और पढ़ो आराम से, मजे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो भाई ऐसा है, 10th क्लास की साइंस कॉन्सेप्ट क्लियर करती है आपकी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही लाइफ में इंप्लीमेंट होने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। अब हम सिंबल्स की बात कर रहे थे, जैसे मैंने रिएक्शन लिखी थी Mg प्लस O2 गिव्स MgO, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि मैग्नीशियम कैसा है, हमें ये नहीं पता चल रहा ऑक्सीजन कैसा है या MgO कैसा है और मीडियम क्या है और कहाँ रिएक्शन हो रही है और कितनी हीट देनी है नहीं देनी है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सिंबल्स का, अदर सिंबल्स का। तो आप क्या लिखेंगे, टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, to make reaction more informative, symbols are used, symbols are used। कैसे, जैसे कि S, हम किसी भी चीज के नीचे S लगा देते हैं, S सस्सा लगा देते हैं, इसे बोलते हैं सॉलिड। किसी भी चीज के नीचे L लगा देते हैं सबस्क्रिप्ट में, इस तरीके से ब्रैकेट में, तो इसे बोलेंगे क्या, लिक्विड। ठीक है जी, G लगा दिया माने क्या, गैस। और अगर AQ लगवा दिया तो इसका मतलब होता है एक्वस। देखिए जब भी वर्ड आएगा एक्वा, एक्वा का मतलब होता है क्या, एक्वा का मतलब होता है वाटर। जैसे आपके घर में लगा हुआ है एक्वागार्ड, एक्वागार्ड मतलब पानी का रक्षक, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी के एनिमल्स। तो जब भी एक्वा वर्ड आएगा दैट मींस पानी, लिटरली H2O। तो कोई चीज के नीचे अगर हमने एक्वा लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा NaCl एक्वा, दैट मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है NaCl डिसॉल्व इन वाटर, पानी में घुला हुआ। और ध्यान रखेगा, मैंने जैसे बता रखा है पहले भी, अगर आप NaCl एक्वस लिख रहे हो और NaCl लिक्विड लिख रहे हो, इसका मतलब है NaCl मोल्टन है, पिघला हुआ है या लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड है, इसे पानी नहीं है, खुद ही पिघल गया है। ये पानी में घुला हुआ है और ये पिघला हुआ है, तो दोनों में फर्क है। और आगे चलकर आप देखोगे दोनों में जब रिएक्शंस होंगी तो प्रोडक्ट में फर्क आएगा। जैसे हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे अभी, तो दोनों में फर्क आएगा। फिर बच्चों ने पहले पढ़ रखा, उन्हें पता होगा। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये एक्वस है या लिक्विड है, एक्वस है या लिक्विड है, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है बच्चों, बोलिएगा। आगे बात करते हैं। तो ये हो गया एक्वस। और कोई सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल है सर, अभी तो और सिंबल देखते हैं, एक सेकंड जरा, मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, आप लिखते रहिएगा। फिर आता है सिंबल हमारे पास, ये ट्राइंगल बना होता है जी कभी कभी, इस ट्राइंगल को बोलते हैं हीट, वैसे इसको बोलते हैं डेल्टा। क्यों बोलते हैं डेल्टा, ये स्टोरी फिर कभी क्लास में होते तो आपने पढ़ा था कि डेल्टा क्यों बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, सुंदरबंस, है ना, वो ट्राइंगुलर शेप का होता है, तो हम क्या बोल देते हैं डेल्टा।
तो डेल्टा यहाँ से वर्ड आया डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा का मतलब होता है हीट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा Mg+O2, यही सेम रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, इसको आपने हीट करा तो आपको बस एरो लगाना है और फिर MgO लिख देना है ऊपर, ये ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा, आपने इसको हीट कर दिया तो डेल्टा मींस हीट, डेल्टा मींस हीट, ठीक है जी। तो डेल्टा का मतलब हीट। सर क्या हम नॉर्मली भी हीट वर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप नॉर्मली भी हीट लिख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा हीट को हम और कैसे यूज करते हैं? उसके अलावा हम क्यू से यूज कर लेते हैं। एक क्यू सिंबल होता है, हालांकि आपके कोर्स में भी नहीं है, तो क्यू का मतलब भी हीट होता है, क्यू का मतलब भी हीट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर आपको ज्यादा क्यू नहीं दिखाएंगे, आपको डेल्टा ही लिखा हुआ मिलेगा, हीट होगा। फिर इसके बाद सिंबल आता है, हाँ अब मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है A+B और एरो पे लिखा हुआ है लेट्स से X और उसे प्रोडक्ट बनता है C। सो नाउ दिस एरो पे लिखा हुआ X क्या है? ये एरो पे लिखा हुआ X है बच्चों, वेयर X विल बिहेव एज, या चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, A+B गिव्स AB। मान लो आपने एक रिएक्शन ली, A+B गिव्स AB, है ना। अब इसमें X जो है वो यूज तो हो नहीं रहा, तो यहाँ X क्या काम करेगा? एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। व्हाट इज कैटलिस्ट? लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कैटलिस्ट, यहीं पर हेडिंग डालेंगे कैटलिस्ट। व्हाट आर कैटलिस्ट? कौन बताएगा क्या होता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट होते हैं दोस्त, जो कॉमन होते हैं दो लोगों के दोस्त। याद है क्या बताया था मैंने? मैंने कहा था मान लो एक बंदा है X, ठीक है, वो A और B दोनों का फ्रेंड है, और A और B आपस में फ्रेंड है। तो A और B आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड है, लेकिन क्या हो रहा है, A और B में थोड़ी ईगो प्रॉब्लम आ रही है। अब X ने क्या करा? X ने आके A को आग लगाई। अबे B तेरे बारे में ऐसे कह रहा था, अबे B तेरी बुराई कर रहा था, अबे B तेरे घर वालों के बारे में कुछ बोल रहा था, है ना। और फिर क्या हुआ? फिर उसने B के पास गया और A को आग लगाई, अबे A तेरे बारे में ऐसे कह रहा था, A तेरे बारे में ये कर रहा था, तफरी लेके साइड में हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? A और B की लड़ाई हो गई, और जब A और B की लड़ाई हो रही थी तो ये X बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा था, क्या बोल रहा था? याद है क्या बोला? हाँ रक्षित को याद है, मार मार मार। ये नहीं पता चल रहा किसको कह रहा है, ए को कह रहा है कि बी को कह रहा है, दोनों को कह रहा है मार मार, दोनों को लग रहा है मुझे कह रहा है इसे मारना मारूंगा, है ना। तो इसने क्या काम करा? इसने जो लड़ाई हो रखी थी उसको और तेज कर दिया, जो ईगो प्रॉब्लम आ रखी थी उसको और तेज कर दिया। तो कैटलिस्ट आर दोज व्हिच स्पीड अप द रिएक्शन। कभी पढ़े जिंदगी में कैटलिस्ट? कैटलिस्ट आर, दीज आर द कंपाउंड्स। कभी पढ़े जिंदगी में कैटलिस्ट? दोगुला बन गया, सही बात है। जैसे अमेरिका या चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, दोनों को बोलते हैं मार मार मार। कहां पढ़े हैं? मैंने पढ़ाया हुआ तुम्हें, दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज। चेंज में जनरली इंक्रीज होता है, हम ब्रैकेट में इंक्रीज लिख देते हैं, इंक्रीज द। कुछ डिक्रीज करने वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, विच डिक्रीज द या इंक्रीज द, सॉरी, विच इंक्रीज द रेट। रेट माने स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? विदाउट टेकिंग, विदाउट taking part in the reaction, without taking part in the reaction। तो रिएक्शन में पार्ट लिए बिना ही, मतलब खुद लड़ाई नहीं करेंगे, दूसरों को बोलते रहेंगे। जैसे कि आपने पढ़े थे, फॉर एग्जांपल आपने पढ़े थे क्या? एंजाइम्स। किसमें? न्यूट्रिशन में। जो क्या करते थे? यस, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो परी, एंजाइम्स आर, यस वरिश, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप या स्पीड डाउन करते हैं। बिल्कुल सही तनीषा, ठीक है। अच्छा तनीषा, तुमने मैसेज किया था मुझे, तो मैं तुम्हें कोई बात बता देता हूँ सर। मिलीनियम बस, तो इसमें कुछ सिंबल्स इस तरीके से होते हैं, और तो सिंबल्स आते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। मेनली यही कुछ सिंबल्स हैं जो मैं याद करूँ। सिंबल्स के बारे में वो ये पूछेंगे कि सिंबल्स क्या करते हैं, तो सिंबल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, ये सब बातें सिंबल्स के अंदर आती हैं। नोट्स इसके मैं आपको भी भेज दूंगा, जैसे मैंने आपको क्लास में तो डिक्टेट कर ही रहा हूँ। हमारे पास क्या, दैट इज की जो रिएक्शंस हैं वो कितने टाइप की होती है, और आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, या हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन की बात करें, वी हैव ऑलरेडी रिटन ऑफ इट, यस इफ यू हैव ऑलरेडी डन दैट यू डोंट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, इट्स जस्ट फॉर द सेफ्टी से कि ठीक है मुझे आपको पता। बच्चों हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? आज क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? एक तो आगे पेन नहीं चलता यार, उससे पता नहीं क्या है, और जब चलाते हैं तो कमांड है। जैसे कि नंबर 1 है चेंज इन स्टेट, हम कल पढ़ेंगे इसको। नंबर 2 है चेंज इन कलर। नंबर 3 है चेंज इन टेम्परेचर। नंबर 4 है evolution of gas, and number 5 है
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट से याद आया, जो हमने भी सिंबल्स पढ़े थे उसमें पीपीटी और लिख लीजिएगा। पीपीटी इज द सिंबल ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है जी। तो पापड़ विद तड़का हम कल पढ़ेंगे क्या होता है।